हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि सभी बिल्कुल अच्छे हो, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो। वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी टॉपर्स। इस चैनल में हम सारी एनसीईआरटी की बुक्स कवर करने वाले हैं वन बाय वन। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी की बुक से, क्लास 6 से। एंड ये जो चैनल है ये क्योंकि सारी एनसीईआरटी की बुक्स कवर करेगा तो ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखो, आपके बहुत काम आएंगी, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें सारा एनसीईआरटी से ही मटेरियल उठा के सब वही कवर कर रही हूँ, वही टॉपिक्स होंगे, वही सारे सब टॉपिक्स होंगे इसमें जो भी गिवन होंगे आपको। तो आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, और कुछ छूट जाता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। अब क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट के बारे में आप स्टडी करो उसी का मतलब ना पता हो तो क्या फ़ायदा, ऑब्वियसली, है ना। तो ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो एंड ग्राफी, फाइन। जिसमें जियो का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि आपकी अर्थ से रिलेटेड होती है उसको हम बोलते हैं जियो। और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। तो जब भी आप अर्थ की स्टडी करते हो या फिर अर्थ से रिलेटेड किसी भी चीज़ की स्टडी करते हो, फॉर इंस्टेंस उसके क्लाइमेट की, उसके टेम्परेचर की, उसके फिजिकल फीचर्स की, तो उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर 1 इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमारा जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम में कैसा है, इसमें हम अर्थ के बारे में भी पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आ जाओ टॉपिक्स पे। आप कौन कौन से टॉपिक्स अब कवर कर रहे हैं इसमें, ये देख लो। फुल मून, न्यू मून, सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स, कॉन्स्टिलेशंस, पोल स्टार, द सोलर सिस्टम, द सन, प्लैनेट्स, द अर्थ, द मून, एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स अगर आप देखो तो एनसीईआरटी की बुक्स में गिवन किए हुए हैं, उसी के बाद में आपको यहाँ पे कवर करवा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले टॉपिक पे चलेंगे, फुल मून, फाइन। अब ये फुल मून का टॉपिक क्या है, देखो। द फुल मून इज द लूनर फेज व्हेन द मून अपीयर्स फुल्ली इल्यूमिनेटेड फ्रॉम अर्थ्स पर्सपेक्टिव। देखो क्या है फुल मून। फुल मून एक वो लूनर फेज है, आपको पता है कि मून के बेसिक 4 फेजेस होती हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फुल मून एंड न्यू मून, जिसमें से एक फेज होता है आपका फुल मून का, ठीक है। इस फेज में क्या होता है बेसिकली, जब आप अर्थ से मून को देख रहे होते हैं तो उसमें आपको अपना जो मून है, मून क्या है, एक सैटेलाइट है, हमारे अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है मून। तो आपको मून पूरी तरीके से चमकता हुआ दिखेगा अपनी एंटायर शेप में। जो उसकी एंटायर शेप है वो उसकी पूरी चमकती हुई जब आपको दिखेगी तो उसको हम बोलते हैं फुल मून। दिस occurs when earth is located between the sun and the moon। अब ये होता कब है, ये बेसिकली होता है जब आपका जो अर्थ है वो सन के और मून के बीच में लोकेट करता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये है आपका मून, ठीक है, यहाँ पे आपका सन, इन दोनों के बीच में है ये अर्थ, ठीक है। यहाँ पे ये जब सन और मून के बीच में हमारा अर्थ लोकेट कर रहा है तब जाके हमारा जो मून है वो पूरी तरीके से इल्यूमिनेट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इन इंडिया दिस इज कॉल्ड पूर्णिमा, और इंडिया में इसको आप पूर्णिमा की रात कहते हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि पूर्णिमा की रात आ गई, यानी कि फुल मून नाइट आ गई। इस समय हमारे यहाँ पे चांद की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अब ऐसा कैसे होता है, देखो ये जानना बहुत ज़रूरी है बेसिक। वैसे तो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं गिवन किया हुआ है, बट मैं स्टिल आपको बता देती हूँ क्यों ये होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो आपको पता है कि जो मून है उसकी सिर्फ हमें एक साइड ही दिखती है, दोनों साइड हमें मून की कभी भी नहीं दिखती, ठीक है। एक साथ पूरा मून नहीं दिखता, हमें मून का हमेशा एक साइड दिखता है। तो यहाँ से जब आपकी जो ये सन है, ये जो आपका सन है, ये लाइट इल्यूमिनेट करता है, ऐसे लाइट एमिट करता है, ठीक है। तो ये जो लाइट है वो मून के पास जाके ऐसे जाके देखो पड़ रही है,
ठीक है। तो यहाँ पे मून पूरा का पूरा चमक रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो फेस है, इसके पीछे एक और फेस है यहाँ पे, वो वाला तो हमें नहीं दिख रहा, लेकिन जो सामने दिख रहा है ये वाला, वो तो हमें पूरा शाइन करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसके ऊपर लाइट पड़ रही है। किसी चीज़ के ऊपर जब आपकी लाइट पड़ती है तो वो चीज़ हमें क्लियरली दिखती है। तो यहाँ से जब सन की रेज इस मून के इस वाले फेस पर पड़ेगी, ठीक है, दो फेसेस होते हैं मून के, ठीक है, एक आगे एक पीछे, तो इस वाले फेस पे जब लाइट पड़ेगी सन की, तो आपको ये जो मून है, मून आपको अर्थ के पर्सपेक्टिव से, अब देखो आप जब अर्थ से देखोगे ना इस मून को, तो आपको ये क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। तो ये इस वजह से हमें चमकता हुआ दिखता है। अब बात करते हैं न्यू मून की। सेकेंड टॉपिक में न्यू मून क्या होता है? When the moon is between the earth and the sun। अब देखो यहाँ पे बात बिल्कुल अपोजिट आ गई। जब आपका मून अर्थ के और सन के बीच में होगा तब आपका होगा न्यू मून। द फार साइड ऑफ द मून इज लिट एंड द नियर साइड इज कम्प्लीटली डार्क। अब मैं इसका मतलब समझाती हूँ कैसे। देखो यहाँ पे वापस से हम आ गए अपनी पिक्चर पे, इसको हटाते हैं सबको, हाँ ठीक है। देखो अब यहाँ पे आपको ये इमेज गिवन की हुई है। इस इमेज में देखो ये वाला जो मून है ये आपको बिल्कुल डार्क दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको ये दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? अगेन मून के दो फेसेस होते हैं। ये वाला जो फेस है, क्योंकि इसके ऊपर सन की कोई लाइट ही नहीं पड़ रही होगी, क्योंकि ये उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे है, ठीक है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो, ये है आपका मिरर, ठीक है। मिरर के यहाँ पे आपने टॉर्च से लाइट डाली, ठीक है, तो ये वाली साइड तो आपको दिखेगी, लेकिन इसके पीछे वाली साइड तो आपको विजिबल होगी नहीं, ठीक है, वो तो डार्क ही रहेगी। इसी तरीके से यहाँ हो रहा है, ये जो मून है, इस मिरर को मून मान लो, सामने से सन की इस पे लाइट पड़ रही है, तो जो हमारा अर्थ है वो उसको पीछे से देख रहा है, तो हमें ये वाली साइड तो दिख नहीं रही, ये वाली पीछे से दिख रही है। अब क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है तो ये हमें डार्क विजिबल हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में लोकेट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमारा मून सन और अर्थ के बीच में लोकेट करे, वो होता है आपका न्यू मून वाली नाइट। अब इस फेस को मून की हम न्यू मून के नाम से जानते हैं। इंडिया में इसको अमावस्या की रात भी कहते हैं। जब अमावस्या की रात आती है तो बिल्कुल अंधेरी रात होती है, ठीक है, इसको हम बहुत ज़्यादा घोस्ट से भी बहुत ज़्यादा रिलेट कर देते हैं, ठीक है, हालांकि पता नहीं ऐसा होता है या नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ की। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? द सन, द मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। देखो सिंपली आपके अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं जो शाइन करें रात में या ना शाइन करें, वो सभी चीज़ें आपकी सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में समझ लो, ठीक है। अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो शाइन करें या ना करें, पर अर्थ के एटमॉस्फेयर के जो बाहर है वो आपकी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। अब सन के एटमॉस्फेयर के बाहर तो सैटेलाइट्स भी होती हैं, ह्यूमन मेड भी हो सकती हैं, आर्टिफिशियल भी मतलब ह्यूमन मेड भी हो सकती हैं, नेचुरल भी हो सकती हैं। कॉमेट्स होते हैं, मेटेरॉइड्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, सन है, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं स्टार्स। स्टार्स क्या है? Stars are luminous celestial bodies made up of hydrogen and helium gases that produce light and heat. The sun is a star. You know, stars क्या होते हैं? Stars भी celestial bodies होते हैं, क्योंकि ये आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर है। कोई भी चीज़ जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर होगी उसके लिए आप celestial bodies वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडी का ये जो कीवर्ड है ये सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स पे इस्तेमाल किया जाता है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर हैं। तो जो स्टार्स हैं वो ऐसे चमकने वाले सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस से बनी होती हैं, और इनमें केमिकल रिएक्शंस लगातार होने की वजह से ये लाइट और हीट को प्रोड्यूस करती है। इनके पास खुद की लाइट होती है, इनके पास खुद की हीट होती है, ठीक है। ये किसी और की हीट या किसी और की लाइट की वजह से शाइन नहीं करती हैं। जो सन है वो बिगेस्ट स्टार है, आपको पता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका द कॉन्स्टिलेशंस। अब कॉन्स्टिलेशंस क्या होती है? देखो कॉन्स्टिलेशन कुछ भी नहीं, कॉन्स्टिलेशन बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि एक डेफिनाइट शेप फॉर्म करते हैं स्काई में, उसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिलेशन सिंपली। जैसे कि काफ़ी सारे तारे मिल गए
और आपने देखा कि उनसे एक शेप फॉर्म हो रही है, तो उस शेप को हम बोल देंगे कॉन्स्टिलेशन। जैसे कि इंडिया में इंडियन टर्मिनोलॉजी में इस कॉन्स्टिलेशंस को हम नक्षत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल ले लो, तो आपको लेफ्ट साइड पे मैंने फिगर भी लगा रखी है। एक काफ़ी सारे यहाँ पे स्टार्स मिलकर, ये जो रेड पॉइंट्स हैं ये स्टार्स हैं, तो ये सारे काफ़ी सारे स्टार्स मिलकर एक बिग बियर की शेप फॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम उर्सा मेजर के नाम से भी, उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन के नाम से भी जानते हैं। ये आपको काफ़ी बार स्काई में विजिबल हो जाएगी। ठीक है, कभी देखने की कोशिश करना, तो ये आपको काफ़ी बार विजिबल हो जाएगी। तो कॉन्स्टलेशन सिंपली ये है। उसके बाद बात करते हैं पोल स्टार की। देखो पोल स्टार क्या होता है। अब पोल स्टार और पोलरिस इज द स्टार दैट शाइन्स वेरी ब्राइटली एंड अपीयर्स टू बी स्टेशनरी इन द स्काई। अब देखो पोल स्टार सिंपली क्या है, पोल स्टार को आप पोलरिस भी कहते हैं। आपके स्काई में जो सबसे ज़्यादा ब्राइट शाइन करने वाला स्टार होगा उसको हम बोलते हैं पोल स्टार। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि जो पोल स्टार होता है वो हमेशा आपको एक ही जगह पे देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर आप आज इसको एक जगह पे देख रहे हो तो कल भी वहीं रहेगा, परसों भी वहीं रहेगा, आने वाले हर टाइम पे ये उसी जगह पे रहेगा, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। इट कैन बी ऑब्जर्व इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल। अब आप इसको ऑब्जर्व कैसे करोगे कि ये होता कहाँ है। ठीक है, अब देखो समझो इस डायग्राम से, ये जो डायग्राम है इसमें आपको पता है हमने एक इमेजिनरी एक्सिस बना रखी है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ऐसे पास होती है। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये हो गया आपका साउथ पोल। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, टच पैड से हो नहीं पा रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इससे एक इमेजिनरी एक्सिस ये पास हो रही है। तो जब आप इस नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में सामने बिल्कुल देखोगे तो आपको एक स्टार दिखाई देगा यहाँ पे बिल्कुल ब्राइट शाइन करता हुआ। तो वो जो स्टार होगा ब्राइट शाइन करता हुआ जो आपको हर दिन एक ही पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा, वही होगा आपका पोल स्टार। पोल स्टार को हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका द सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम क्या होता है? द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज सच एज एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। कुछ नहीं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं आपके, सैटेलाइट्स हैं, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो, और सन है या जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है यूनिवर्स में, ठीक है, वो सभी मिलकर सोलर सिस्टम को फॉर्म करती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सोलर सिस्टम। दीज आर ऑल हेल्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। और आपको पता होना चाहिए कि आपके प्लैनेट्स, जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं ना, वो क्यों नहीं गिरते। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे स्टेशनरी है अपनी जगह पर, क्यों नहीं गिर जाते वो? क्योंकि जो सन है उसने इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स इन प्लैनेट्स पर लगा रखी है कि ये गिर ही नहीं सकते। तो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट्स पर घूमते रहते हैं और कभी भी गिरते नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सन के बारे में। सन आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, सबसे बड़ा स्टार है आपका। ठीक है, यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्टार क्या है? सन। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस से मिलकर बना है। ठीक है, और ये सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में लोकेट करता है। अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का, और हमारी अर्थ से 150 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्लैनेट्स। प्लैनेट्स में क्या है कि देखो आपकी सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। एक आपका प्लूटो भी था पहले, लेकिन प्लूटो क्योंकि बहुत छोटा था साइज में, तो उसको प्लैनेट कहने से मतलब प्लैनेट के कैटेगरी से हटा दिया गया है। ठीक है, अब उसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया है, तो प्लूटो इज नो मोर द पार्ट ऑफ आर सोलर सिस्टम। इट इज़ द पार्ट ऑफ आर सोलर सिस्टम बट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आर प्लैनेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्लैनेट्स फैमिली का ये पार्ट नहीं रहा है। तो यहाँ पे बताया गया टोटल हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, इनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये शाइन करते हुए कैसे दिख जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो सन है हमारा, वो इनको लाइट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये शाइन करते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ रिवोल्यूट करते हैं अपने फिक्स्ड पाथ पर, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, रिवोल्यूशन और रोटेशन में डिफरेंस।
रिवोल्यूशन और रोटेशन में हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। रोटेशन का मतलब होता है जब कोई प्लेनेट अपनी ही एक्सिस पर घूमता है तो उसको तो हम बोलते हैं रोटेशन। लेकिन जब कोई चीज़ किसी और के चक्कर लगाती है तो हम उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। जैसे कि ये सन है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। तो ये अर्थ जब अपनी ही एक्सिस पे घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा तो इसको हम बोलेंगे रोटेशन। लेकिन जब ये ऐसे घूमते घूमते इसके भी चक्कर लगाएगा सन के तो इसको हम बोलेंगे रिवोल्यूशन। तो ये इस प्रकार से ये हो गया रिवोल्यूशन। लेकिन जब ये अपने ही एक्सिस के चक्कर लगाएगा ऐसे तो इसको हम बोलेंगे रोटेशन। अब यहाँ पे हमारे प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, सबसे छोटा प्लैनेट है मरकरी, और जो वीनस है वो आपका अर्थ का ट्विन कहा जाता है क्योंकि हम जो वीनस प्लैनेट है उसका साइज और उसकी शेप हमारी अर्थ से काफ़ी ज़्यादा मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द अर्थ। अर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो ये सन से थर्ड नंबर पे सबसे करीबी प्लेनेट है। सन का थर्ड करीबी प्लेनेट है, ठीक है। सबसे पहले मरकरी है, फिर वीनस है। उसके बाद अर्थ को सन के चारों तरफ एक रिवोल्यूशन लगाने में यानी कि एक चक्कर लगाने में पूरे 365 डेज लग जाते हैं। हमारे अर्थ की सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, और जो कि इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है ये हमारे सोलर सिस्टम का। क्या है ये? फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट, नोन एज ब्लू प्लेनेट एज इट अपीयर्स ब्लू व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस। और इसको हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप स्पेस से देखोगे अर्थ को तो ये बिल्कुल ब्लू कलर का दिखाई देता है। और इसकी शेप को हमने नाम दिया है जियोड शेप। जियोड शेप क्यों? क्योंकि ये हमारा जो अर्थ है ये प्रॉपर सर्कल नहीं है, ठीक है। ये स्फेयर शेप का है और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ा थोड़ा फ्लैटेंड है, थोड़ा थोड़ा चपटा सा है। तो इसीलिए हमने इसको जियोड शेप का नाम दिया है। ना तो हम इसको प्रॉपर सर्कल कह सकते, ना ही हम इसे प्रॉपर स्फेयर कह सकते। इसके बाद है द मून। मून के बारे में अगर आप बात करो तो क्या बताया है कि आर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज मून। हमारे अर्थ की सिर्फ एक ही सैटेलाइट है नेचुरल, वो है आपकी मून। इसका डायमीटर हमारे अर्थ के डायमीटर का सिर्फ 25% पार्ट है। यानी कि अब आप गैस कर सकते हो कि मून कितना ज़्यादा छोटा है अर्थ से। लेकिन स्टिल हमें मून इतना ज़्यादा बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारे जो मून है वो हमारे प्लेनेट से काफ़ी ज़्यादा करीबी डिस्टेंस पर है, काफ़ी ज़्यादा करीब स्थित है। इस वजह से हमें ये काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। बाकी सारे प्लेनेट्स हमारे अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, इसलिए हमें ये छोटे छोटे दिखाई देते हैं या फिर दिखाई ही नहीं देते। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आर प्लेनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। और जो जिस तरीके से जो हमारा अर्थ है वो सन के चक्कर लगाता है, उसी तरीके से जो मून है वो अर्थ के चक्कर लगाता है। और लगभग एक चक्कर लगाने में मून को 27 डेज लग जाते हैं। और इसके अलावा हमें मून का हमेशा एक फेज ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये जो अपने ही एक्सिस पर रोटेट करता है उसको भी एक रोटेशन कंप्लीट करने पे 27 डेज ही लग जाते हैं। इस वजह से हमें इसका सिर्फ एक ही फेज दिखाई देने को मिलता है। As a result, only one side of the moon is visible us on the earth. उसके बाद यहाँ पे बताया गया एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। एस्टेरॉइड्स बहुत सिंपल है, बड़े बड़े पत्थर जैसी चीज़ें जिनकी कोई शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रॉकी ऑब्जेक्ट्स, वो होते हैं आपके एस्ट्रॉइड्स। और ये सन के भी चक्कर लगाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा एस्ट्रॉइड्स आपके मार्स प्लेनेट और जुपिटर प्लेनेट के बीच में देखने को मिलते हैं। और इतने ज़्यादा हैं कि इन्होंने अपनी खुद की एक ऑर्बिट सा फॉर्म कर लिया है, अपना एक पाथ सा बना लिया है जिसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट के नाम से जानते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट है मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स कुछ नहीं है, मेटेरॉइड्स सिर्फ एस्ट्रॉइड्स का छोटा रूप है, यानी कि छोटे छोटे पत्थर। वो तो थे एस्ट्रॉइड्स बड़े बड़े पत्थर, मेटेरॉइड्स होते हैं आपके छोटे छोटे पत्थर। तो जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं रॉक्स के जो कि सन के चारों तरफ रिवोल्यूट करते हैं या फिर मार्स और जुपिटर के बीच में रिवोल्यूट करते हैं, उनको बोलते हैं हम मेटेरॉइड्स। और कभी कभार क्या होता है कि ये अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि अर्थ से टकरा ही जाएंगे, ठीक है।
जैसे अभी जस्ट ये केस हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि अर्थ से एक पत्थर टकरा के ही जाएगा, बट स्टिल ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, वो हमारी अर्थ से काफ़ी करीबी डिस्टेंस पे करीबी डिस्टेंस से गुजर के गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि काफ़ी बार ये काफ़ी हमारे अर्थ के करीब आ जाता है, ऐसा लगता है टकरा जाएगा। और जब ये हमारे अर्थ के करीब आ रहा होता है तो हमें इसमें एक फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई देती है, एक टेल सी बनी हुई दिखती है। कैसे दिखती है? क्योंकि देखो, जब अर्थ के ये पास आ रहा होता है, ठीक है, तो हमारी अर्थ से जो एयर है, देखो जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, यहाँ से कोई मेटेरॉइड आ रहा है हमारी अर्थ की तरफ, तो यहाँ से जो हवा का प्रेशर है वो इसके ऊपर पड़ता है, जो इसको आगे आने से रोकता है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी, यानी कि ये यहाँ पे इसको रोक रहा है और फिर भी इस फोर्स को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इसके ऊपर पड़ने की वजह से इसमें इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है और इसमें फ्लैश ऑफ लाइट जल जाती है। हीट होने की वजह से ये पीछे फ्लैश ऑफ लाइट इसके जल जाती है। फाइन। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे क्या बताया गया है, चलो सम की फैक्ट्स क्या है ये पढ़ लेते हैं। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। देखो, जो गैलेक्सी है वो क्या होती है? गैलेक्सी एक बहुत बड़ा सिस्टम है जहाँ पे बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स प्रेजेंट है। ठीक है, इवन हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी एक छोटी सी गैलेक्सी का पार्ट है, और उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और इस गैलेक्सी को हिंदी में हम आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। हमारे यूनिवर्स में इसी प्रकार की काफ़ी सारी गैलेक्सीज प्रेजेंट है, सिर्फ हमारी एक मिल्की वे गैलेक्सी नहीं है। ठीक है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, इन 3 प्लैनेट्स के चारों तरफ रिंग्स हैं। अब ऐसे लोग जो कि सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं या उनकी मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि मून पर पहला कदम रखा था। ठीक है, वर्ल्ड के पहले ऐसे व्यक्ति थे। आप कमेंट बॉक्स पर बताइए कि इंडिया के पहले ऐसे व्यक्ति कौन थे। ठीक है, और कब रखा था? 21 जुलाई 1969 को। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। उसके बाद अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट। और सैटेलाइट क्या है? ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि किसके चारों तरफ घूमती है? प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बता दूँ, सैटेलाइट हमारे अर्थ की मून है नेचुरल सैटेलाइट, और बाकी काफ़ी ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं जिसके थ्रू आज हम इंटरनेट वगैरह चला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि आपका इतना बड़ा यूनिवर्स है। ठीक है, यूनिवर्स जो है इसके अंदर काफ़ी सारी छोटी छोटी गैलेक्सीज़ हैं। ठीक है, फिर इन गैलेक्सीज़ के अंदर, जैसे ये मिल्की वे गैलेक्सी हो गई, इस गैलेक्सी के अंदर हमारा एक सोलर सिस्टम है। क्या है? हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है, फिर इस सोलर सिस्टम के अंदर सन है, प्लैनेट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर उन प्लैनेट्स के अंदर हम रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर होता है आपका कंप्लीट। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट of this chapter, please like, share and subscribe the video. Thank you very much. Have a nice day.